नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन इट पर। आज मैं आपके लिए बीएसएफ कांस्टेबल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ये 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो में बने रहें क्योंकि कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फरहान का भारत आगमन का क्या मिशन था? फरहान का भारत आगमन का क्या मिशन था? ऑप्शन नंबर ए, गुप्तकालीन राजाओं की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल के दौरान महिलाओं की सामाजिक स्थिति को समझना। ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध संस्थाओं को देखना और बौद्ध पांडुलिपियों की प्रतियों का संग्रह करना। ऑप्शन नंबर डी, गुप्तकालीन राजाओं के समय किसानों की दशा के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। तो फ्रेंड, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्ध संस्थाओं को देखना और बौद्ध पांडुलिपियों की प्रतियों का संग्रह करना। फरहान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। उसके आगमन का उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों पांडुलिपियों का संग्रह था। उसने बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों का भ्रमण कर बड़ी संख्या में पांडुलिपियों का संग्रह किया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फरहान का भारत आगमन का मिशन बौद्ध संस्थाओं को देखना और बौद्ध पांडुलिपियों की प्रतियों का संग्रह करना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है ऑप्शन नंबर ए बिहार में, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो पंजाब के रावलपिंडी जो कि अब पाकिस्तान में है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र धर्म, ऑप्शन नंबर बी शुद्धाघेत, ऑप्शन नंबर सी अनेकांतवाद, ऑप्शन नंबर डी विशिष्ट गेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुद्धाघेत। वल्लभाचार्य एक वैष्णव संत थे। शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की वे बनारस के रहने वाले थे। तो वल्लभाचार्य कहाँ के रहने वाले थे? वो बनारस के रहने वाले थे। और वो क्या थे? वो एक वैष्णव संत थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक जो है सबसे ज्यादा सिल्क सूत उत्पादित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी गड़क, ऑप्शन नंबर सी ताप्ती, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नर्मदा नदी जो है वो सतपुड़ा और विंध्य नदी के बीच से बहती है। सतपुड़ा और विंध्यांचल पहाड़ियों के बीच नर्मदा नदी प्रभावित होती है जो भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो कौन सी है जो भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी रदरक्लिफ, ऑप्शन नंबर सी जेम्स बोल्ट, ऑप्शन नंबर डी रिचर्डसन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रैडक्लिफ जो है वो भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता उन्होंने की थी। भारत विभाजन के संदर्भ में सीमाओं का निर्धारण करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने न्यायमूर्ति रैडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग नियुक्त किया जिसका काम हिंदू तथा मुस्लिम बहुसंख्या वाले परंतु संलग्न प्रदेशों अथवा ग्रामों का मानचित्र पर निर्धारण करना था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? ये पिछले वर्ष भी पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए तिलक गोखले नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी मेहता तिलक तयाबजी, ऑप्शन नंबर सी मेहता तयाबजी तेलंग, ऑप्शन नंबर डी नौरोजी तेलंग देशमुख। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेहता तयाबजी तेलंग। बंबई के 3 प्रमुख संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले फिरोज शाह मेहता, बरहुद्दीन तैयबजी और केटी तेलंग, ऑप्शन नंबर सी को बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हो जाती है 1852 में। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो त्रिमूर्ति के नाम से मेहता तैयबजी तेलंग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? ऑप्शन नंबर ए मुल्ला शेरी, ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी फैजी, ऑप्शन नंबर डी अब्दुल कादिर बदायूनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अकबर के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल के राजकवि था? निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल के राजकवि थे? तो ऑप्शन नंबर ए कलीम, ऑप्शन नंबर बी काशी, ऑप्शन नंबर सी कुदसी, ऑप्शन नंबर डी मुनीर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
हो जाएगा कलीम जो थे वो शाहजहां के शासनकाल के राजकवि थे। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कलीम था। काशी जो मराठा काल में 1761 ईस्वी के पानीपत के तृतीय युद्ध में थे, इन्होंने ही मराठों की हार की सूचना काव्य के रूप में पेशवा को दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहते हैं? वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर बी क्यूरोशियो धारा, ऑप्शन नंबर सी कैलिफोर्निया धारा, ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका धारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यूरोशिया धारा जो है वो काले पानी के कारण काली धारा के नाम से भी जानी जाती है और यह सबसे बड़ी धारा है काले पानी की। यह एक गर्म महासागरीय धारा है। यह एशिया में उत्तरी अमेरिका की ओर प्रवाहित होती है। तो यह कौन सी धारा है? यह एक गर्म महासागरीय धारा है और यह एशिया में उत्तरी अमेरिका की ओर से प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड और मणिपुर, झारखंड, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है वो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। संविधान की छठी अनुसूची में अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 275 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी DBR अम्बेडकर द्वारा, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता जो है की गई थी। और कब की गई थी ये भी प्रश्न बनता है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और कहां पर हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो था वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के प्रति राज्य के दायित्व का उल्लेख करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी सिद्धांत का प्रस्तावना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो भारतीय संविधान भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 39, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 60, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 61 जो है वो भारतीय संविधान का राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 60 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा शपथ से संबंधित है। राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो अनुच्छेद 60 से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुशासनीय नीति तत्व से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 61 जो है वो महाभियोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सन का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सन का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी संसदीय कार्य मंत्री, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा के सन का आह्वान करने के लिए प्राधिकृत है। राष्ट्रपति को संविधान द्वारा अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसमें विधायी शक्तियां के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के सदनों को आहूत करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार प्राप्त हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, उंगलियों के निशानों की बहुरंगी सतह पर उभारने करने हेतु निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए सरवण धूल, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी चारकोल, ऑप्शन नंबर डी फ्लोरोसेंट पाउडर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्लोरोसेंट पाउडर जो है वो उंगलियों के निशानों की बहुरंगी सतह पर उभारने करने हेतु जो प्रयुक्त होता है वो फ्लोरोसेंट पाउडर हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, सबसे पहले पंचायती राज कब लागू हुआ? सबसे पहले
पंचायती राज कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1956, ऑप्शन नंबर बी 1959, ऑप्शन नंबर सी 1961, ऑप्शन नंबर डी 1965। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1959 में जो है पंचायती राज लागू किया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम 1959 में राजस्थान के नागौर में महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को पंचायती राज की नींव रखी थी। तो पंचायती राज कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर को लागू हुआ। और सन कौन सा था? तो 1959 में। कहां से लागू हुआ? राजस्थान से। कौन से जिले से? नागौर जिले से। और किसके द्वारा लागू किया गया? तो वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। किस वर्ष असम की राजधानी शिलांग से दिसपुर में बदल दी गई? किस वर्ष असम की राजधानी शिलांग से दिसपुर में बदल दी गई? ऑप्शन नंबर ए 1973, ऑप्शन नंबर बी 1978, ऑप्शन नंबर सी 1985, ऑप्शन नंबर डी 1960। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1973 में जो है असम की राजधानी शिलांग से बदलकर दिसपुर रख दी गई। मेघालय राज्य की स्थापना के बाद शिलांग को मेघालय की राजधानी बना दिया गया तथा वर्ष 1973 में दिसपुर को असम की राजधानी बना दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया? किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1971, ऑप्शन नंबर बी 1972, ऑप्शन नंबर सी 1973, ऑप्शन नंबर डी 1974। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1973 जो है वो मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रख दिया गया। और डेट क्या थी? तो डेट हो जाती है 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनः निर्माण अधिनियम के अंतर्गत कर्नाटक राज्य की स्थापना की गई। तो स्थापना कब की गई? 1 नवंबर 1956 को। वास्तविक रूप से इसे स्टेट बैंक मैसूर के नाम से जाना जाता था, जिसे वर्ष 1973 में बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी डीऑक्सीराइबोस, ऑप्शन नंबर डी राइबोस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डीऑक्सीराइबोस जो है वो डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? मतलब लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए हृदय पर, ऑप्शन नंबर बी आंत पर, ऑप्शन नंबर सी फेफड़े पर, ऑप्शन नंबर डी गुर्दे पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुर्दे पर जो है प्रभाव पड़ता है लंबे समय तक उपवास रखने पर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। हाल ही में सीरिया में गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था, इसमें कौन सा रसायन प्रयुक्त हुआ? हाल ही में सीरिया में गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था, इसमें कौन सा रसायन प्रयुक्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए मस्टर्ड गैस, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन गैस, ऑप्शन नंबर सी मिथिल आइसोसेनाइड गैस, ऑप्शन नंबर डी सरीन गैस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरीन गैस जो है सीरिया में गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग में प्रयुक्त हुआ था। तो सीरिया का गृह युद्ध हुआ कब था? तो 21 अगस्त सन 2013 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। हेनली पासपोर्ट सूचांक सन 2019 में भारत किस स्थान पर था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हेनरी पासपोर्ट सूचांक सन 2019 में भारत किस स्थान पर था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 स्थान पर था भारत हेनरी पासपोर्ट सूचांक सन 2019 के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित सोलापुर, तुलजापुर, उस्मानाबाद नामक एक नया NH-51 राष्ट्र को समर्पित किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित सोलापुर, तुलजापुर, उस्मानाबाद नामक एक NH-51 राष्ट्र को समर्पित किया? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोलापुर, तुलजापुर, उस्मानाबाद नामक एक नया NH-51 राष्ट्र को समर्पित किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी भारत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रूस जो है वो विश्व का सबसे बड़ा देश है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। अब हम दूसरे सेक्शन पे चलते हैं जो पार्ट 2 है हिंदी। ये भी बीएसएफ कांस्टेबल में पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 है 100 सयाने एक मत का सही अर्थ है? 100 सयाने एक मत का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए कुछ भी निश्चय न कर पाना, ऑप्शन नंबर बी जायद चालाक होना, ऑप्शन नंबर सी अपने विचारों का भिन्न होना, ऑप्शन नंबर डी बुद्धिमानों के विचार एक समान होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बुद्धिमानों के विचार जो हैं वो एक समान होते हैं। 100 सयाने एक मत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रातः काल निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? प्रातः काल निम्न में से किस मुहावरे का
क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए अंधेरे मुंह, ऑप्शन नंबर बी दिन डूबे, ऑप्शन नंबर सी भरी दोपहरी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंधेरे मुंह जो है वो प्रातः काल मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, रंग में भंग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रंग में भंग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए रंग भरी मिठाई खाना, ऑप्शन नंबर बी भांग खाना, ऑप्शन नंबर सी मजा किरकिरा होना, ऑप्शन नंबर डी लड़ाई होना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मजा किरकिरा होना, रंग में भंग पड़ना हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, ये ना मग है तब चरण रेखियो है किस अलंकार का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए अपहुंती, ऑप्शन नंबर बी लुपटोपना, ऑप्शन नंबर सी प्रतीप, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उपहंती जो है वो ये ना मग है ना चरण रेखियो है अलंकार का उदाहरण हो जाता है। जहां उपमेय का निषेध कर उसमें उपमान का आरोप किया जाए वह अपहुंती अलंकार कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, वियोवृद्ध का संधि विच्छेद होगा। वियोवृद्ध का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए वियो प्लस वृद्ध, ऑप्शन नंबर बी वयो प्लस वृद्ध, ऑप्शन नंबर सी वायो प्लस वृद्ध, ऑप्शन नंबर डी वय प्लस वृद्ध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वयो प्लस वृद्ध जो है वो वयोवृद्ध का संधि विच्छेद हो जाता है। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। ऑप्शन नंबर ए दुर्लभ, ऑप्शन नंबर बी सृष्टि, ऑप्शन नंबर सी अनुकूल, ऑप्शन नंबर डी विनीत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुकूल जो है वो अशुद्ध शब्द है, बाकी तीनों शब्द जो है वो शुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, समझदारी में कितने प्रत्यय हैं? समझदारी में कितने प्रत्यय हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 1 भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझदारी में 2 प्रत्यय हैं। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद लगाकर या प्रयुक्त होकर मूल रूप से अर्थ में परिवर्तन या नवीनता ला देता है, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे समझदारी शब्द में 2 प्रत्यय हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, किस समास में अथवा पर चिन्ह का लोप होता है? किस समास में अथवा पर चिन्ह का लोप होता है? ऑप्शन नंबर ए अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी द्विगु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर्म तत्पुरुष समास जो है वो में अथवा पर चिन्ह का लोप होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, यशोगान का संधि विच्छेद होगा। तो यशोगान का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर ए यशगान हो जाता है सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, इनमें से कौन सा समूह वाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा समूह वाचक संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी भीड़, ऑप्शन नंबर सी हार, ऑप्शन नंबर डी अजैब घर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हार जो है वो समूह वाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, निम्न विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन करें। निम्न विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए मेरे को घर जाना है, ऑप्शन नंबर बी मुझको घर जाना है, ऑप्शन नंबर सी मुझे घर जाना है, ऑप्शन नंबर डी मैंने घर जाना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुझे घर जाना जो है वो शुद्ध है, बाकी तीनों जो है वो अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का चयन करें। निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए ईश्वर तुम पर कृपा करे, ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ बिना पूछे चला गया, ऑप्शन नंबर सी सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ, ऑप्शन नंबर डी इस दुर्घटना में किसे नहीं मालूम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें आज्ञा दी जा रही है कि सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ, तो यह आज्ञावाचक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, शिरोमणि का विलोम होगा। शिरोमणि का विलोम होगा। ऑप्शन नंबर ए प्रमुख, ऑप्शन नंबर बी प्रारंभ, ऑप्शन नंबर सी चरण धुली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है चरण धुली इसका सही जवाब हो जाएगा। शिरोमणि का विलोम शब्द चरण धुली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, त्रा किन वर्णों के योग से बनता है? त्रा जो है वो किन वर्णों के योग से बनता है? ऑप्शन नंबर ए ता प्लस आ, ऑप्शन नंबर बी ता प्लस रा, ऑप्शन नंबर सी ता प्लस रा, ऑप्शन नंबर डी ता प्लस ला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ता प्लस रा जो है वो त्रा बन जाता है दो वर्णों के योग से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, अखिल भुवन चार अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित द्रग पुलकातु। किस रस का उदाहरण है? अखिल भुवन चार अजर
जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित द्रग पुलका। किस रस का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए भयानक रस, ऑप्शन नंबर बी करुण रस, ऑप्शन नंबर सी अद्भुत रस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करुण रस। करुण रस का जो है उदाहरण है ये। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों में राष्ट्रपिता परलोक। हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों अपने राष्ट्रपिता परलोक। यह किस रस का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए भयानक रस, ऑप्शन नंबर बी करुण रस, ऑप्शन नंबर सी अद्भुत रस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें करुणता दिखाई जा रही है कि हाय राम शब्द जो है वो करुण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है। ऑप्शन नंबर ए असुरक्षित, ऑप्शन नंबर बी बेईमान, ऑप्शन नंबर सी अनपढ़, ऑप्शन नंबर डी निर्वाह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। असुरक्षित जो है एक शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ है, जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसमें एक विशेष अर्थ ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए कोई, ऑप्शन नंबर बी क्या, ऑप्शन नंबर सी कहाँ, ऑप्शन नंबर डी यह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। जैसी करनी वैसी भरनी का सही अर्थ क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, ऑप्शन नंबर बी जो जितना उधार लेता है उसे उतना ही लौटाना पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी बुरे काम का बुरा परिणाम होता है, ऑप्शन नंबर डी अच्छा फल चाहने वाले को बुरा काम छोड़ देना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्य के अनुसार परिणाम मिलना जैसी करनी वैसी भरनी का हो जाता है सही अर्थ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। अगर मगर करना का सही अर्थ है। अगर मगर करना का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए इधर की बात उधर करना, ऑप्शन नंबर बी बहाने बनाना, ऑप्शन नंबर सी कपट करना, ऑप्शन नंबर डी बेकार समय गंवाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहाने बनाना जो है वो अगर मगर करने का सही अर्थ हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। संधि और समास में क्या अंतर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। संधि और समास में क्या अंतर है? ऑप्शन नंबर ए संधि वर्णों का मेल है, समास संबंधों का। ऑप्शन नंबर बी संधि से वर्णों का योग से वर्ण परिवर्तन होता है जबकि समय में एक नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी समास में बहुत से पक्षों के बीच कारक निशान अथवा समुच्चय बोधकों का लोप हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी अंतर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो सभी अंतर हैं वो संधि और समास के ही अंतर हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। निम्न विकल्पों में से कौन सा अव्यय भाव समास का उदाहरण है? निम्न विकल्पों में से कौन सा अव्यय भाव समास का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए ज्ञान परी, ऑप्शन नंबर बी डयार्ड, ऑप्शन नंबर सी बेकाम, ऑप्शन नंबर डी आग पानी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेकाम। अव्यय भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और यह वाक्य के क्रिया विशेषण का कार्य करता है। इस शब्द बेकाम अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत वाक्य का चयन करें। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत वाक्य का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, ऑप्शन नंबर बी अपराधी को रस्सी से बांधकर ले गए, ऑप्शन नंबर सी उसकी आवाज सुनाई पड़ी, ऑप्शन नंबर डी सब लोग अपनी अपनी राय दें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसकी आवाज सुनाई पड़ी जो है अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। वाच्य किसके अनुसार बनता है? वाच्य किसके अनुसार बनता है? ऑप्शन नंबर ए कर्ता के, ऑप्शन नंबर बी कर्म के, ऑप्शन नंबर सी भाव के, ऑप्शन नंबर डी तीनों। वाच्य जो है वो तीनों के अनुसार बनता है, कर्ता के भी, कर्म के भी, भाव के भी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, तीनों के। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न है दोस्तों। किस समूह में सभी शब्द आत्मा के पर्यायवाची हैं? किस समूह में सभी शब्द आत्मा के पर्यायवाची हैं? ऑप्शन नंबर ए अंतर जीव मन अंतरम, ऑप्शन नंबर बी शरीर तन जड़ तना, ऑप्शन नंबर सी जीव जीवात्मा अर्व नेह, ऑप्शन नंबर डी अंतरात्मा आत्मा अस्क मन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतर जीव मन अंतरम जो है वो आत्मा के पर्यायवाची हैं। समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे आत्मा शब्द के पर्यायवाची अंतर जीव मन अंतरम। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।